फैमिली कंप्लीट करनी थी बेटा और शुरू करनी थी हेलोजन फैमिली। 17th ग्रुप या 7th ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हेलोजन फैमिली। हेलोजन कहने का रीजन होता है क्योंकि हेलोजन, हेलो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन यानी जनरेट, तो हम कहते हैं सॉल्ट जनरेटिंग या सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हेलोजेंस, इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। मतलब कितने अच्छे सॉल्ट फार्मिंग होते हैं, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो इस ग्रुप का एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, इस एसिड का नाम ही होता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। क्या नाम होता है बेटा? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। यानी बहुत सारे नाम है, म्यूरेटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वगैरह, और इसका एक नाम होता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। तो गजब के सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम इन्हें नाम दे देते हैं बेटा हेलोजेंस। क्लियर है? सबसे पहले एलिमेंट से मिले कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेस्टीन। लीजिए, ऐसे पढ़ते थे। फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, जहां तक टीएस का सवाल है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा अभी तक जानकारियां नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा स्टडी इसकी प्रॉपर्टी नहीं करते। जहां तक एस्टेटीन का सवाल है, ये होता है रेडियो एक्टिव। तो जब हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम केवल ऊपर के 4 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, जबकि टेस्टीन के बारे में हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज की जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं करते। लेकिन आइए हम मिलना चाहते हैं सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर से। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, उसके बाद आप इसमें 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 17, इसके बाद आप इसमें 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 35, फिर से आप 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 53, अब आप 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85, फिर 32 जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 117। यानी आपने क्या जोड़े हैं जरा याद करिए। फ्लोरीन से क्लोरीन में आने पर 8, क्लोरीन से ब्रोमीन में 18, ई ब्लॉक में ऐसे ही जोड़ते थे, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। कुछ याद है? आपने कहा था कि जब हम 18 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 18, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं? याद रखिएगा, ये जाते हैं NS और NP में। रिमेंबर, जो भी आपका वैलेंस शेल होगा NS और NP उसमें जाते हैं। यदि आप 18 जोड़ते हैं तो जो भी आपका शेल है उससे एक पीछे यानी N-1D में 10 जाते हैं, और NS और NP में जितने जाने होते हैं यहाँ उतने इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जिस दिन आप 18 जोड़ेंगे फिर से वही है, N-1D में 10 जाएंगे और NS NP में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आएंगे। जिस दिन आप 32 जोड़ते थे तो आप N-2 F में 14 लिखते थे बेटा, N-1D में 10 लिखते थे, और वैलेंस NS NP में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप इसमें भर देंगे। क्लियर? तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने एक जनरल सा लिख के बता दिया कि 8 में S और P रहते हैं, 18 में D आ जाता है, 32 में F भी आ जाता है। तभी तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि 14 + 10 24 और S के 2 P के 8, यही 32 होते हैं। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि अगली हेडिंग जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आइए बात करते हैं इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। इसे अब मैं हटा देता हूं। चलिए, तो हमारे पास जो एलिमेंट है फिर से देख लीजिए। हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, I है, AP है, TS है। ठीक, चलिए एटॉमिक नंबर फिर से मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। फ्लोरीन का 9 था, फ्लोरीन का 9 था, 8 जोड़ा था 17 हुआ था, 18 जोड़ा था 35 हो गया था, फिर 18 जोड़ा था तो 53 हो गया था, फिर आपने 32 जोड़ा था तो 85 हो गया था, और फिर आपने 32 जोड़ा था तो 117 हो गया था। लीजिए, अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना चाहते हैं
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आइए जरा देखें हम कैसे लिख सकते हैं इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कोशिश करते हैं भैया लिखने की, देखिएगा जरा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रीवियस नोबल गैस, तो बताइए कौन सी गैस होती है, हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 बचे। सेकंड पीरियड का है 2s2 2p5, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनके वैलेंस शेल के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो सबसे पहले आप किसे लिखेंगे, अपनी प्रीवियस नोबल गैस को, देन ns2 np5, ये इनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी इनके पास पाए जाएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखिए सेकंड पीरियड था तो n बराबर 2 रखा है, यहां से यहां तो 8 बढ़ा है तो कोई फर्क नहीं आएगा, पर यहां से यहां 18 बढ़ा है तो हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन। 18 आ चुके हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स और डालने। तो बताइए n बराबर 4 है तो यहाँ 2 3 4, तो n-1 यानी 3d में 10 होंगे, 4s में 2, 4p में 5। फिर से आइए 18, तो हीलियम नियॉन आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्या हो जाएगा 4d10 5s2। यहाँ 32 है, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन, यहाँ 32 है बेटा, तो n बराबर 6 है तो 4f14 होगा, 5d10 होगा, 6s2 होगा, 6p5 होगा, और नीचे जाएंगे 7s2 होगा, 7p5 होगा, बाकी आप भर लेंगे इसी तरीके से। क्या आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया है बेटा? याद रखिए जब आप 18 लिखते हैं तो 18 लिखने पर आपके पास कौन आ जाता है, 3d। जब आप 32 करेंगे, अब देखिए यहां से यहां तो 18 पर यहां से यहां 32, तो 32 में कौन आ जाता है, n-2f और n-1d। अब जैसे आपको लग रहा है सर आपने ऊपर वाले छोड़े, इनको भी लिख ही डालिए, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा क्रिप्टॉन के बाद कितने बड़े हैं 18, तो यहाँ आएगा 4d10 आएगा 5s2 5p5, ऐसे करें। इसी तरह से नीचे आओगे तो रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p5। क्लियर? तो ये है बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी को ध्यान से देखिए, तो सभी के वैलेंस शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे होंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की बड़ी जबरदस्त पावर होती है हैलोजन से। क्लियर है बेटा इतना? आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अपनी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस और साथ ही साथ आयोनिक रेडियस की। हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो बड़ा ही आसान होता है। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, साइज बढ़ेगा। आयंस कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया था सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरी कर लेंगे, तो सभी के पास -1 चार्ज होगा। बिल्कुल इसी तरह से इनकी आयोनिक रेडियस भी नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती हैं। सबसे छोटी रेडियस फ्लोराइड की, सबसे बड़ी रेडियस आयोडाइड की होती है इन हैलोजन फैमिली। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की जिसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, यदि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान किस केस में होगा? आयोडीन के केस में। यहां से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। रीजन कहाँ से आता है बेटा? साइज से। साइज फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी इसकी मैक्सिमम होती है। इसी के आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको और पता होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता था। भाई होनी तो हम पढ़ते तो यही है, नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो घटनी चाहिए, पर हमने पी ब्लॉक में देखा था ऑक्सीजन फैमिली में भी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन की जो है वो आयोडीन से ज्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन देखने को मिला करता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। और ये होता क्यों था बेटा? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता था, तो इसमें नया इलेक्ट्रॉन जब हम डालते थे तो साइज छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते थे छोटी सी जगह में वो उसे रिपेल करते थे, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्लोरीन के कंपेयर में थोड़ी कम हो जाती थी, और इसकी एफिनिटी ब्रोमीन और आयोडीन से काफी ज्यादा होती थी। क्लियर? ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी आपके सामने है बेटा। एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये आपके सामने है। और प्रॉपर्टीज से मिलाता हूँ, एक नजर इन पे डाल लीजिए, फिर मैंने हटा दूंगा सबको। हटा दूं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बेटा, और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और से बॉन्ड एनर्जी। बड़ा आसान होता है, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं। लगता है जैसे बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, पर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन बॉन्ड की होती है, तब आती है फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की। और सबसे वीक बॉन्ड होता है बेटा आयोडीन और आयोडीन के बीच का। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? Cl2 का। और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? I का। रीजन क्या होता है जान लीजिए। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, और यहाँ फ्लोरीन पे पाए जाते हैं तीन तीन लोन पेयर्स, इस पे भी तीन तीन लोन पेयर। साइज छोटा है, लोन पेयर पास है, तो इन लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने से एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है और बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा आसानी से टूट जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बेटा यहीं पे। अब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इनकी डेंसिटी की। यदि हम इनकी डेंसिटी की बात करें बेटा, तो नीचे की तरफ जाने पर इनकी डेंसिटी बढ़ती है, यानी फ्लोरीन से ज्यादा डेंसिटी क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा डेंसिटी ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से ज्यादा डेंसिटी आयोडीन की होती है। नीचे की तरफ जाने पर डेंसिटी जो होती है वो रेगुलरली क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। आइए थोड़ा सा और जरा इसमें आगे बढ़ जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनके बाद। लेट अस सी हाइड्रेशन। एनर्जी एंड हाइड्रेशन दोनों ही देखते हैं। हाइड्रेशन भी देख रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी भी देख रहे हैं। यदि हम हाइड्रेशन की बात करें बेटा, तो देखिएगा F माइनस का साइज सबसे छोटा है, तो ये सबसे ज्यादा वाटर से एसोसिएट होगा। फिर Cl माइनस का है, फिर Br माइनस का है, फिर I माइनस का है। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी ये चीज बताई थी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ाते समय। ध्यान दीजिएगा, जब हम फ्लोराइड को पानी में डालेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज के, तो चार्ज तो बेटा सब पे -1 है, साइज इसका सबसे छोटा, साइज जितना छोटा हाइड्रेशन उतना ज्यादा, हाइड्रेशन जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा इनकी एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यानी F- सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, और सबसे कम स्टेबल होता है I- इन वाटर। यानी वाटर में यदि मोस्ट स्टेबल आयन की बात की जाए तो कौन सा होगा? फ्लोराइड। लेकिन वाटर के बाहर यदि हम बात करते हैं तो फिर I- ज्यादा स्टेबल हो जाता है F- से। क्यों? क्योंकि I का साइज बड़ा है, चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा हो जाता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग देखी जाती हैं एनर्जी के बेसिस पर। तो फिलहाल ये ऑर्डर होता है किसका? हाइड्रेशन एनर्जी का। मैं इसको हटा देता हूँ। देख लीजिए इन तीन प्रॉपर्टीज में कहीं कोई डाउट लग रहा हो, कोई चीज आपको ना समझ में आ रही हो तो बताइए, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी इन्हीं से रिलेटेड होती है, और वो होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसे हम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में पढ़ चुके हैं।
सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, क्योंकि इसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन। ये इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है बेटा। सवाल है कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये क्यों। आइए इसे हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। इतना पहले आप बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? चलिए आइए ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं। जरा समझिएगा, हमारे पास एक्चुअली हेलोजन इन फॉर्म में पाई जाती है, डायटोमिक फॉर्म। अभी सीखेंगे इसे भी प्रॉपर्टी की। और यदि आप इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा X माइनस एक्वस। ये आपकी रिएक्शन होगी एक्चुअली। देख रहे भैया, ये आपकी रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जाएगी, यानी ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा बनेगा, उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी X2 की, क्योंकि रिडक्शन होना जरूरी है ना बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो होते हैं जिनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, यानी क्या कराया है, रिडक्शन। तो जितने आराम से रिडक्शन हो जाएगा, जितने आराम से रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। आइए जरा समझते हैं कि रिडक्शन आराम से होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया होगा बेटा, ध्यान से देखना, हाफ X2 लिया होगा। तो पहले तो मैंने इसे तोड़ा होगा, और तोड़ने के लिए मुझे देनी पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी, और इसका आधा ही देना पड़ेगा क्योंकि आधा मोल है। तो जब आप बॉन्ड एनर्जी देंगे तो मान लीजिए ये गैस थी क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, X गैस। इतना काम तो हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बनाएंगे, X माइनस। अब जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें तो एनर्जी रिलीज होगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या बन गया, X माइनस गैस बन गया। अब मुझे इस X माइनस गैस को किसमें बदलना पड़ेगा भैया, एक्वस में। तो X माइनस एक्वस में बदलने के लिए आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा, यानी क्या कराना पड़ेगा, इसका हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, हाइड्रेशन कराना पड़ेगा। अब देखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि यहां से यहां आप आसानी से पहुंच जाएं, तो आपको पता है बॉन्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर निकलती है, नेगेटिव होती है। हाइड्रेशन नेगेटिव होती है। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी उतना एनर्जी का लॉस होगा, जितना एनर्जी का लॉस होगा इस पे एनर्जी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और देनी भी है थोड़ी सी, तो जितनी कम देनी पड़ेगी इस पे उतनी कम एनर्जी होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यदि मैं फ्लोरीन के केस में बात करूं, तो फ्लोरीन के केस में जो आपकी बॉन्ड एनर्जी थी वो कम थी कि ज्यादा थी, तो आप कहेंगे फ्लोरीन के केस में आपकी जो बॉन्ड एनर्जी थी, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, फॉर एफ, फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन के केस में जो आपकी बॉन्ड एनर्जी थी वो कैसी थी, लेस। क्लोरीन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा थी, याद करिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम जरूर थी, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा थी, तो हम कह सकते हैं कि 100 ठीक है। लेकिन हाइड्रेशन इसका सबसे ज्यादा हुआ था, मैक्सिमम हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा है। तो सोचिए, दी जाने वाली एनर्जी कम है, रिलीज होने वाली एनर्जीज ज्यादा है, तो ये स्टेबल बनेगा क्या, अनस्टेबल बनेगा, स्टेबल बनेगा। यानी सबसे आसानी से यदि हम इस कन्वर्जन को देखेंगे तो सबसे आराम से ये फेवरेबल किसके लिए होगा, फ्लोरीन के लिए, हमेशा सबसे आसान से इसके लिए फेवरेबल होगा। यदि इसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा तो इसका रिडक्शन सबसे आसान होगा, और रिडक्शन सबसे आसान होगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद रखिए, यानी ये रिएक्शन कराना हमारे लिए सबसे आसान होता है, पर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन को कभी भी करा नहीं सकते। इस डायरेक्शन में ले जाना तो आसान है, पर रिवर्स लाना बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, आराम से हो रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। इसी के लिए हम कुछ रिजल्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जरा रिजल्ट्स देखिएगा और समझिएगा। यानी फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा भैया इस बात को, कि मैंने कोई भी हैलाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन फ्लोरीन से करा दी,
तो फ्लोरीन हमेशा जाना चाहेगा किस में, F- में, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी। और यहाँ पर X में आप कुछ भी ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन यदि रिएक्शन को रिवर्स कराना पड़ जाए, रिवर्स कराने का मतलब क्या है बेटा, कि यदि वो कहे कि आपके पास F- है और F- की रिएक्शन X2 से करा के आप F2 प्लस 2X- बना लीजिए, तो ये रिएक्शन कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन F- में कन्वर्ट होना चाहता है, स्टेबल बहुत ज्यादा है, पर दुनिया में कोई भी फ्लोराइड को फ्लोरीन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी ये बात पढ़ाई थी बेटा, कि दुनिया में कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज तक पैदा नहीं हुआ जो फ्लोराइड को फ्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर सके, क्योंकि इसका एसआरपी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। देखिए सबसे अच्छा एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हेलोजेंस में, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो रही, पर ये रिएक्शन आराम से हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? मतलब यदि हमसे कहा जाए कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, और मैं यहाँ बगल में आपके लिए कुछ रिएक्शंस लिख दूं, जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है और हम इसमें फ्लोरीन पास करा दें, तो क्या हमारे पास क्लोरीन प्लस MgF2 ये रिएक्शन होगी? तो आप कहेंगे जी सर ये रिएक्शन बिल्कुल होगी, क्योंकि फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन, तो ये क्लोराइड से क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। पर यहीं पे कहता कि MgF2 से क्लोरीन की रिएक्शन करा के MgCl2 और F2 बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी फ्लोरीन किसी भी हैलाइड को हैलोजन में बदलेगी, लेकिन कोई भी हैलोजन फ्लोराइड को फ्लोरीन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये है इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऐसे करके बेटा देखी जाती है। कहीं कोई डाउट हो बताइए, नहीं तो मैं इसे हटा के थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। बना लीजिए आप जल्दी से। हो गया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। अगली प्रॉपर्टी है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आइए इनकी बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा हेलोजेंस के केस में कहते हैं जो भी हेलोजेंस होते हैं X2, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कैसे है बेटा? नॉन पोलर। यदि ये नॉन पोलर हैं तो इस पे क्या प्रेजेंट होंगे? सो है वांडर वाल्स फोर्सेस। और जो वांडर वाल फोर्स होता है आपको बताइए, वांडर वाल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के और मॉलिक्यूलर वेट के। यदि आपको याद हो तो इसी पर डिपेंड करते हैं आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आइए जरा देखें, आइए जरा देखें कैसे देखेंगे। तो ये मेरे पास फ्लोरीन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, ये मेरे पास ब्रोमीन है, ये मेरे पास आयोडीन है। इधर जाइए तो वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अपने आप ही इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इधर की तरफ जाने पर यदि हम ध्यान से देखें तो जो वांडरवाल्स फोर्सेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यदि ये इंक्रीज हो रहे हैं तो बीपी बढ़ेंगे, और बीपी बढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहे होंगे। तो ये ऑर्डर होता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का, क्योंकि इनमें पाया जाता है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहीं पे इनकी फिजिकल स्टेट्स। यदि हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो आप देखिए जो फ्लोरीन है वो डाई एटॉमिक, जो क्लोरीन है जो फ्लोरीन है वो डाई एटॉमिक, जो क्लोरीन है वो भी डाई एटॉमिक गैस होती है, डाई एटॉमिक गैस होती है। गैस क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है, साइज छोटे हैं। लेकिन जैसे ही आप ब्रोमीन पर आएंगे ये भी डाई एटॉमिक है, आयोडीन पर आएंगे ये भी डाई एटॉमिक है, सारी डाई एटॉमिक है। लेकिन ब्रोमीन जो होता है ये डाई एटॉमिक गैस नहीं होती बेटा, ये डाई एटॉमिक लिक्विड होता है। जबकि आयोडीन जो होता है वो एक सॉफ्ट सबलाइम डाई एटॉमिक सॉलिड होता है।
क्लियर? इसका मतलब इनके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू यदि हमसे पूछी जाए कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहेंगे पॉइजन रेशियो की वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए 1.4 होती है, वो गैसेस हैं। पर इनके लिए पॉइजन रेशियो की बात नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड पर नहीं लगता, लिक्विड पर नहीं लगता। हालांकि सॉफ्ट है, सब्लाइम है, गर्म कर दीजिए वेपर में चेंज हो जाता है, यानी आयोडीन की वेपर्स आसानी से बनाई जा सकती हैं बेटा। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट होती है कि फ्लोरीन और क्लोरीन डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं, ब्रोमीन एक डाई एटॉमिक लिक्विड है, जबकि आयोडीन एक डाई एटॉमिक सॉलिड होता है। क्लियर? बना डालिए। बिल्कुल आसान सा है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी में सब टेबल में आपको दिया है, हटा देता हूं। आइए बात करते हैं कलर्स इन हेलोजेंस। हेलोजेंस में कलर्स कहते हैं बड़ी खास चीज है इनमें कि कलर्ड होते हैं। कैसे कलर्ड होते हैं जरा देखा जाए। जैसे तुम कलर्स की बात करें, यदि आप फ्लोरीन की बात करिए, क्लोरीन की बात करिए, ब्रोमीन की बात करिए और आयोडीन की बात करिए, तो जो फ्लोरीन है बेटा ये पेल येलो कलर की गैस है। आप डल येलो भी कह सकते हैं, हल्के पीले रंग की, गंदे पीले रंग की। क्लोरीन को देखिए थोड़ी ब्राइट सी होती है, अच्छी सी होती है देखने में, ये होती है ग्रीनिश येलो कलर की। कैसी होती है बेटा? ग्रीनिश येलो गैस होती है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं ब्रोमीन की, तो जो ब्रोमीन होता है Br2, ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन या डार्क ब्राउन भी कह सकते हैं, रेडिश ब्राउन। यदि मैं आयोडीन की बात करूं तो ये होता है डीप या डार्क वॉयलेट, इतना वॉयलेट के पता ही नहीं चलता कि नीला है, नहीं वॉयलेट है या काला है, यही पता नहीं चल पाता। इसीलिए कई बार हमको ये ब्लैक नजर आता है, तो हम कहते हैं ब्लैक वॉयलेट। ये इनके कलर्स होते हैं, सारे के सारे कलर्स होते हैं। यदि कलर्स हैं क्यों आखिर, तो हमको रीजन दिया जाता है इनके कलर्स होने का कि इसलिए कलर होते हैं क्योंकि इनमें चीज पाई जाती है। ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं ड्यू टू, शायद कभी नाम सुना हो आपने, होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। ये नया बवाल किया, एक्चुअली ये एमओटी में होता है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, तो इसमें पढ़ा नहीं कभी से। होमो ल्यूमो ट्रांजिशन यानी इसको पढ़ते हैं हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लीस्ट या लेस या लोअर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है। इसको पढ़ने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा भैया एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, और वहां जाने का अपना फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन बेटा यदि आप फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं कहीं गलती से, इसका फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेगा क्या, भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, तो लास्ट में आते हैं पाई 2p x, पाई 2p y। कौन से वाले? स्टार वाले, दो इसमें और दो इसमें, और यहाँ एक सिग्मा स्टार 2pz होता है जो खाली पड़ा रहता है। तो जब हम इनको बनाते हैं बेटा डायग्राम के फॉर्म में, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में ये ऐसे बनते हैं, देखिएगा ये एक हायर एनर्जी लेवल पर है, ये दो लोअर एनर्जी लेवल पर है। एनर्जी लेवल याद है ना, तो ये नीचे बनते थे, ये ऊपर बनता था, ठीक है। तो ये कौन सा है याद रखिएगा, पाई स्टार 2p, ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 2p। तो ये कहलाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए 4, ऐसे होता है ना, तो इसे बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसे बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनके बीच में ट्रांजिशन होता है, कैसे? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराते हैं, फिर ये वापस आते हैं, और जब ये वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। यदि ये एनर्जी विजिबल रीजन में गिरती है तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है। इसे कहते हैं होमो ल्यूमो ट्रांजिशन, यानी इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में ट्रांजिशन इस तरीके से होता है। बहुत काम का नहीं है, एक वर्ड याद कर लीजिए कभी जरूरत पड़ी तो, वरना काम का नहीं है, कभी हमसे पूछा नहीं जाना है।
क्लियर? ये है कलर्स के बारे में, बस कलर याद रखिए क्योंकि कलर की कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है बेटा। जल्दी से बना डालिए। चलिए हटा दूं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी अगली हेडिंग की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो शुरुआत करते हैं फ्लोरीन से। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है इन इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो कहते हैं ये ओनली वन टाइप ऑफ नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी जो जीरो नहीं है उसके बाद नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देख जीरो तो सब करते हैं, दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन है ही। भाई सोडियम है किसी से जुड़ा नहीं, जीरो है। मरकरी है किसी से जुड़ा नहीं, जीरो है। F2 में फ्लोरीन की जीरो है, Cl2 में क्लोरीन की जीरो है। हर एलिमेंट की जीरो तो होती ही है। जीरो के अलावा ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट और शो करता है -1, तो ओनली वन टाइप का मतलब होता है जीरो के अलावा और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है बेटा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहीं पर इसके अलावा जितने हेलोजेंस हैं यानी कौन कौन है बेटा, वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -1 से मैक्सिमम +7 तक वेरी कर सकती हैं। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ये इनकी मिनिमम हो सकती है और ये इनकी मैक्सिमम हो सकती है, और यहाँ से यहाँ के बीच में ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो -1 सभी शो करते हैं बेटा। -1 के अलावा इनकी जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनसे मिल लिया जाए, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और +1 है। ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में शो करते हैं, किस स्टेट में, इन GS यानी ग्राउंड स्टेट। लेकिन यदि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 चाहते हैं तो आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में केवल एक अनपेयर्ड आता है P5 में, तो आपको एक्साइटेशन कराना पड़ता है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शो करते हैं। और बढ़ाना है +5 पे जाना है, तो +5 के लिए आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में +5 करते हैं। यदि आपको +7 करानी है तो आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में +7 करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को बार बार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच के अनपेयर्ड कराना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा पावर किसी के पास होती है, तो फ्लोरीन के पास या ऑक्सीजन के पास। तो ये हमेशा ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। आइए क्या कहता है, यदि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, सब में कौन कौन है, फ्लोरीन तो करता ही नहीं, गलती से लिख गया हूं। कौन कौन है बेटा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हम बात कर रहे हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं किसमें, इन फ्लोराइड्स। जब फ्लोराइड्स में बात करते हैं तो क्लोरीन शो नहीं करता, ब्रोमीन शो नहीं करता, पर आयोडीन +7 शो करता है। इस बात का क्या मतलब है, सर ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है। इस बात का सिंपल सा ये मतलब है कि ClF7 ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। BrF7 फ्लोराइड के साथ यानी फ्लोरीन के साथ BrF7 ऐसा भी कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता, पर IF7 कंपाउंड पाया जाता। तो सर ऐसा क्यों, अभी समझाता हूं, पहले इतना बनाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं तो फ्लोराइड के साथ इन फ्लोराइड्स क्लोरीन 7 शो नहीं करता, ब्रोमीन +7 शो नहीं करता, पर ये +7 शो करता है। ClF5 बनता है, BrF5 बनता है, ClF3 बनता है, ClF7 नहीं बनता। रीजन अभी बताता हूं, जल्दी से बनाइए, तो रीजंस में चलते हैं। बना दिया, गर्मी बहुत है क्योंकि चारों तरफ से बंद है, ये हटा दूं। चलिए सीखते हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा था। देखिए जो Cl है इसका साइज छोटा है
और यदि मैं इस छोटे से Cl से साथ साथ F जोड़ दूंगा तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, यानी बहुत ह्यूज, बहुत लार्ज, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, टूट जाएगा। पर I का साइज Cl से बहुत बड़ा है, ये साथ F को कैरी कर लेता है। लेकिन यहीं पर यदि मैं इन्हें किसके साथ दिखाऊं, विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर से वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी की बात कर रहा हूं। तो देखिए सारे करेंगे, कौन कौन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। अब ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कैसे करेगा, ये सब बनाएंगे कंपाउंड। देखना, इसका बना दे ClO4- पर क्लोरेट आयन, BrO4- पर ब्रोमेट आयन, IO4- पर आयोडेट आयन। अब क्लोरीन पे देखना बेटा कितना चार्ज आ रहा है, +7 +7 +7, यानी ऑक्सीजन के साथ सभी शो करते हैं +7, पर फ्लोरीन के साथ केवल I+7 शो करता है, ब्रोमीन +5 शो करता है, क्लोरीन +3 शो करता है, +1 शो करता है, +5 शो करता है, +7 शो नहीं करते। कारण क्या है, जब क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो केवल 4 जोड़ रहे हो, सोच के देखिए, और फ्लोरीन जोड़ रहे थे तो 7 जोड़ रहे थे। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने ज्यादा एटम लगाओगे, यानी एक छोटा सा बंदा चारों तरफ 7-7 बॉडीगार्ड, तो दिखेगा ही नहीं, उसको तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा ही। लेकिन यदि बड़ा बंदा है, छोटे छोटे 4 एटम से छोटे छोटे बॉडीगार्ड, वो क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि 4 ऑक्सीजन होते हैं, 7 फ्लोरीन होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन को तो क्लोरीन आराम से कैरी कर लेता है और ये स्टेबलाइज रेजोनेंस के कारण हो भी जाता है। पर जब ClF7 बनाते हैं तो ना तो बेटा इसमें कोई रेजोनेंस होता है, और 7 फ्लोरीन ढेर सारे क्लोरीन के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, वो ढेर सारा स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ClF7 नहीं बन पाता। यानी क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करता है, पर किसमें, अपने ऑक्साइड्स में या ऑक्सीजन के साथ शो करता है, पर F के साथ नहीं करता। जबकि आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट F के साथ भी शो करता है, O के साथ भी शो कर सकता है। क्या बात समझ में आई है बेटा? कहीं कोई डाउट हो इतने में किसी चीज में ऑक्सीडेशन स्टेट तक, तो आप पूछ सकते हैं, हटा दिया जाए। चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। देखिए जहां तक केमिकल नेचर का सवाल है, हेलोजेंस जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये सभी के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सभी के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसमें भी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो सुपर रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, इसलिए इसे सुपर हेलोजन कहते हैं। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। हमेशा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन। गजब का रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव कि इसी को हम बोलते थे सुपर हेलोजन। सुपर रिएक्टिविटी शो करता है, सो कॉल्ड सुपर हेलोजन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर? तो चलिए हमें केमिकल नेचर देखनी है, इनकी रिएक्टिविटीज पढ़नी है, कंपाउंड्स की नेचर पढ़नी है 1 by 1। तो सबसे पहले नंबर पर हम जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे वो कंपाउंड्स होंगे बेटा हाइड्राइड्स। पर आज नहीं, आज केवल यहीं तक रखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक। अगली क्लास में हम नेचर ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे और उसकी लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। हमें केवल क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा HCl के बारे में। एक एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है तो वो लगेगी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में। बस इतना सा पढ़ना है। चलिए आज केवल यहाँ तक रखेंगे, अगली क्लास में आई विल कंटिन्यू। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।